गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम जो उनका सेकंड पेपर है इंडिया का, उसमें पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे। पॉपुलेशन यानी ह्यूमन रिसोर्स। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि विश्व में चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान आता है पॉपुलेशन आधिक्य में। और ये जो इनको एक्चुअली ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड से तो देखिए कि विश्व का लगभग 2.4% जो स्थल क्षेत्र है वो भारत का है, जबकि 17.5% जनसंख्या विश्व की यहाँ पर निवास करती है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का 2.4% और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो विश्व का 17.5% का प्रपोर्शन यहाँ पर है। और ये देखिए कि हम अगर ह्यूमन रिसोर्सेज या उस तरह से हम बात करें तो भारत वैसे विकासशील देश है, परंतु ये बढ़ती हुई आबादी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और जो जीवन स्तर है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में हम इस पॉपुलेशन को एक रिसोर्स के रूप में भी मानने लगे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आदमी के पास खाने के लिए तो एक ही पेट है, परंतु काम करने के लिए दो हाथ हैं। तो क्यों ना हम इस ओवर पॉपुलेटेड का जो टैग है इससे निकलकर हम एक जो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स वाले पैटर्न पे आ जाएं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे काम करने के लिए हाथ ज़्यादा हैं। तो हो सकता है ये एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो। दूसरी बात, अगर हम इस दशक की बात करें तो यूथ पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें तो विश्व में सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है। तो डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि ये पॉपुलेशन हमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली है, और हम इसको एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में बदलकर इससे अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ तक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप अगर हम एशिया में देखें तो भाई चीन के बाद चीन और भारत दोनों ही बहुत ही ज़्यादा विशाल जनसंख्या के समूह हैं, परंतु चीन में भी हम देखें तो वो भी रिसोर्सेज के रूप में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना डेवलप कर दिया है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की प्रॉब्लम्स अब करीब करीब ख़त्म होने आई हैं। तो हमें भारत में भी इस प्रकार के उपायों में लगा रहना होगा कि ये जो पॉपुलेशन है इसको हम एक नकारात्मक नज़रिए से ना देखकर और हम इसे एक वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर लें। उससे हमारे देश को एक बूस्ट मिलेगा, यहाँ पर एक जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें सुधार आएगा। हमें एजुकेशन पे बहुत बल देना चाहिए, हमें टेक्निकल एजुकेशन पे बल देना चाहिए, और कम से कम इस तरह का माहौल तैयार करना चाहिए कि ये पॉपुलेशन जो है इसको हम नकारात्मक दृष्टि से देखना भूल जाएं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, या जनसंख्या के कारक वो कौन से हैं जिनसे हम पॉपुलेशन की को जस्टिफाई करते हैं, या ये देखते हैं कि भी कौन से फैक्टर्स नियंत्रित कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम इसके वितरण की विशेषताओं की या विषमताओं की बात करें तो हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक, सामाजिक और डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ये सारे कारक होते हैं जो पॉपुलेशन के विस्तार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये सारे वो कारण हैं जो कहीं भी पॉपुलेशन के बसने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसके साइज़ को प्रभावित करते हैं। तो ये तो मेन कारक हैं ही, परंतु साथ ही साथ उस स्थान की स्थिति, वहाँ का जोग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव है, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं,
वहाँ पर जल की उपलब्धता है, धरातल है, खनिज संसाधन है, परिवहन की सुविधाएं, भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे जाके रहेंगे। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और भारत के पर्सपेक्टिव में, हम भारत के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आज का ये जो पॉइंट है, ये हम पॉपुलेशन के से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, ये भारत को ही ध्यान में रखकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि भारत में जनसंख्या के वितरण पर कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जलवायु की। देखिए, जलवायु जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है, क्योंकि अगर उपयुक्त जलवायु होती है, लोगों के रहने के लिए उपयुक्त माहौल होता है, मौसम होता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का अधिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रेगिस्तान क्षेत्र की बात करें या किसी मैदानी क्षेत्र की बात करें, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि डेफिनेटली मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि वो मानव के निवास के लिए अधिक उपयुक्त है, एक डेजर्ट एरिया के कंपैरिजन में या एक पहाड़ी क्षेत्र के कंपैरिजन में। तो वो मानव अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पर उसको जलवायु अपने लिए सूटेबल मिलती है, वहाँ पर रहने का प्रयास करता है। तो भारत का अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ पे उस तरह की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कि बहुत दुरूह क्षेत्र हैं या बहुत शुष्क क्षेत्र हैं या कोई बहुत ठंडे क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ना होकर एक सम स्थिति सी यहाँ पर मिलती है। मानसूनी जलवायु है जो कि पॉपुलेशन को हमेशा एक तरह से सपोर्ट करती है। तो ये जलवायु का फैक्टर ऐसा है कि यहाँ पर जहाँ जलवायु सूटेबल होती है वहाँ पर जनसंख्या का आधिक्य अधिक होता है। इसी तरह हम बात कर लेंगे धरातल की। जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की कि पर्वतीय क्षेत्रों में डेफिनेटली जहाँ पर मानव को मूव करने में दिक्कत होती है, जहाँ पे उसको उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती है, वहाँ पर धरातल उसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक तरह से हम ये कहें कि कृषि कार्य में भी बाधा आती है, परिवहन भी पूरी तरह से उसके लिए सूटेबल नहीं हो पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है। ऊबड़ खाबड़ धरातल है, किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप को करना उसके लिए मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो औसत है या एवरेज है वो अपने आप ही कम हो जाता है। परंतु इसके कंपैरिजन में समतल धरातल, मैदान के तरह के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे अपने आप ही जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक होता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे जल की उपलब्धता की। देखिए, जल ही जीवन है, तो बिना जल के मानव जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो जब तक उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, जल प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वहाँ पर मानव के क्रियाकलाप जो हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। और जहाँ पर ये उपलब्धता कम होगी, मानव वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा। तो आप ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो नदियों वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें कि वेस्टर्न राजस्थान से, जहाँ भी जल की उपलब्धता कम है, वहाँ पर ये औसत कम मिलेगा। तो मानव को सिर्फ अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो खेती करे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ लगाए या कोई व्यापार करे, उसके साथ साथ उसको वहाँ पे निवास करने के लिए भी जल जो है वो उसकी बेसिक आवश्यकता है। तो जहाँ जल की उपलब्धता होगी, वहाँ पर मानव डेफिनेटली बसना पसंद करेगा, क्योंकि उसके विकास के लिए वो एक तत्व बहुत ज़रूरी है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। तो हम ये मान सकते हैं कि जल की प्राप्ति भी मानव के निवास स्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होती है, अच्छी तरह से सूटेबल होती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, औसत जनसंख्या वहाँ पर अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं खनिज संसाधनों की। देखिए, मानव को अपने जीवन के लिए कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। कई बार वो खेती करता है, कई बार वो व्यापार करता है, और कई तरह की चीज़ें उसकी एक्टिविटीज़ में रहती है। और उसको
एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये देखते हैं कि भौतिक कारक और प्रतिकूल हैं, परंतु वहाँ पर खनिज संसाधन अधिक हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ने के चांसेस होते हैं। वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है और सारे फैक्टर्स अगर नकारात्मक हैं, परंतु अगर खनिजों का क्षेत्र है तो वहाँ पर अधिक रोज़गार मिलने की वजह से, अधिक बिजनेस एक्टिविटीज़ होने की वजह से पॉपुलेशन का जमाव अधिक होता है। अगर हम भारत की बात करें तो आप ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार है, कोलार क्षेत्र है, दामोदर घाटी का क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या का काफ़ी जमाव है। तो ये जो खनिज संसाधनों की उपलब्धता होती है वो भी जनसंख्या के ऊपर प्रभाव डालती है। फिर हम बात करेंगे परिवहन की सुविधाओं की। बहुत बेसिक सुविधा है हमारी लाइफ में। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही स्थान पर रहते रहें, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें। हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए हमें अपने स्थान से मूव करना ही होता है। इसलिए जहाँ पर परिवहन के साधन अवेलेबल होते हैं वो स्थान हमारे रहने के लिए सूटेबल होता है। ये कहा जाता है कि जो विकास है वो सड़कों के द्वारा ही पहुँचता है। इसका क्या आशय है कि अगर आपके पास पूरा रोड्स का और ये नेटवर्क होता है तो वो क्षेत्र जो होता है वो विकास के लिए एक बहुत इजी वहाँ पे विकास हो जाता है। तो जहाँ पर ये सुविधाएं मिलती है वहाँ पर डेफिनेटली पॉपुलेशन का जमाव जो होता है वो अधिक होता है। अधिक लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊँ। हम अलवर में रहते हैं। अगर दिल्ली से जो मेट्रो है अगर वो अलवर तक आ जाएगी तो अलवर में पॉपुलेशन एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए वहाँ पर अब रहना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन्हें ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ से बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है उसका माइग्रेशन राजस्थान या अलवर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उनके लिए कंपैरेटिवली रहना आसान है। तो वो दिल्ली की बजाय इस परिवहन सुविधा की वजह से अलवर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार से जो परिवहन के साधन है वो वहाँ पर उस जनसंख्या के जो जमाव है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। फिर हम एक बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है, वो हमेशा शांति चाहता है। वो हमेशा ऐसे स्थानों पर रहना चाहता है जहाँ पर उसको एक सिक्योरिटी हो, चाहे वो सामाजिक सिक्योरिटी हो, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो, धार्मिक सिक्योरिटी हो, कल्चरल सिक्योरिटी हो, या हम ये मान सकते हैं कि वो इस तरह के ग्रुप में रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे उस प्रकार की सिक्योरिटीज़ मिल जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ पे क्राइम कम हो, जहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस इस प्रकार की हो कि मानव रहने में सुगमता महसूस करे, उसे उस तरह कोई प्रेशर्स नहीं रहे, उसे कोई भय नहीं रहे। तो जहाँ पर भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है वहाँ पर अपने आप ही जनसंख्या का जो एक तरह से जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक हो जाता है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीज़ें सूटेबल होगी वहाँ पर डेफिनेटली रोज़गार बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होंगे, और रोज़गार के साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उथल पुथल नहीं होगी, असंतोष नहीं होगा, एक सिक्योरिटी होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मानव को और कई चीज़ों से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने परिवार के लिए वो डर नहीं होगा, उसे अपने संसाधनों का डर नहीं होगा, उसकी लाइफ सिक्योर्ड रहेगी, तो वहाँ पर वो रहना पसंद करेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, पहले आप ये देखना, अभी अगर हम आगे 10 सालों की बात करेंगे तो धीरे धीरे भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। ये कमी क्यों आएगी? क्योंकि भारत में अब उन्हें उस प्रकार का माहौल मिलने लग जाएगा, वो उस तरह के लाइफ स्टैंडर्ड्स मिलने लग जाएंगे। तो जो बाहर लोग जाते थे वो उनका जाना कम हो जाएगा, क्योंकि उन सारी कंट्रीज़ में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले
5 सालों में देखें तो अमेरिका में भी आपको बहुत तरह के प्रोटेस्ट और बहुत तरह की हिंसा हमारे सामने आएगी, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी पे दाग है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये सिचुएशन हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानव कहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पे इसे इस प्रकार की सारी सिक्योरिटीज़ होगी। और इंडिया में कंपैरेटिवली माहौल जो है वो बेटर हो रहा है और होता जाएगा। उसका क्या रिजल्ट रहेगा कि लोग बाहर जाने से बेटर उनको लगेगा कि हम एक सिक्योर्ड माहौल में अपने देश में रहें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये सारी सिक्योरिटीज़ मिलती हैं तो हमें अपनी लाइफ में काफ़ी ईज़ हो जाता है और हम ऐसी स्थिति में ही रहना पसंद करते हैं। तो ये वाले सारे फैक्टर्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, वो मानव को ये एक तरह से परस्यू करते हैं कि भी आपको यहाँ पर रहना है। तो आज हमने वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया जो कि जनसंख्या के औसत को या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगली क्लासेस में हम भारत में जनसंख्या की स्थिति पर बात करेंगे। थैंक यू।